हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग एसएससी सीजीएल 2020 के टियर 1 एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि 13 अगस्त 2021 को हुआ था। ये फर्स्ट सिटिंग की है। उम्मीद है पिछले जितने भी क्लास ली गए हैं वो सभी आप लोगों को पसंद आई होंगी और आप लोग उन्हें लाइक और सब्सक्राइब कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको था बार चार्ट ग्राफ का, जिसमें आपको कहता है कि एक तालिका दिया हुआ है जो कि दर्शाता है किसी शहर के विद्यालय में नियुक्त प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की संख्या का आंकड़ा को दर्शाता है, जिसमें पुरुष शिक्षक हैं और महिलाएं शिक्षक हैं। इसमें आपको ये बताना है कि शहर में पुरुष शिक्षकों की संख्या का महिलाओं की शिक्षकों की संख्या से अनुपात क्या हो। ये तो सिंपल है कि जितने भी पुरुष शिक्षक की संख्या है ये सभी को आप जोड़ दीजिए और जितनी भी महिलाएं शिक्षकों की संख्या है इसको आप जोड़ दीजिए। तो इसको जोड़ने पे आपको कितना आएगा? तो जोड़िए, ये आपका हो गया 5, ये 6 और ये 8 और 5, और इसको जोड़ने पे आपका कितना आएगा? 0, 9, 4, 8। अब कहता है कि इस दोनों का रेशियो आपको पता लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, यदि आप इसको 15 से डिवाइड करते हैं तो 3 और 9 1, तो एक आपका ऑप्शन है ये। आपका आंसर हो गया आपका कितना? डी नंबर। इसको 15 से यदि आप डिवाइड कीजिएगा तो 566 आएगा। ये आपका हो गया आंसर डी नंबर। ठीक है, यहाँ आपको बताना था कि पुरुष शिक्षकों की संख्या का महिला शिक्षकों की संख्या से अनुपात। तो सभी शिक्षकों की संख्या को आपने जोड़ दिया और सभी महिलाओं की संख्या को जोड़ दिया और दोनों का रेशियो निकालना था। दोनों का रेशियो निकल गया, जो कि आपको मिला क्या? ये। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए, कहता है कि एक त्रिभुज है जिसमें दोनों एक दूसरे के समरूप है और समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात आपको दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसकी भुजाओं के अनुपात यदि निकालना है तो भुजाओं के अनुपात का वर्ग जो है क्षेत्रफल का अनुपात होता है। तो भुजा का अनुपात आपको कितना होगा? 12 और कितना? 49 है तो 7। ये हो गया आपका भुजाओं का अनुपात। अब आपको यहाँ पे दिया हुआ है ए बी इतना, बी सी इतना, ए सी ये है, तो पी आर का मान निकालना है। तो ए सी हम लोग जानते हैं जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसकी संगत भुजाएं समानुपातिक होती है। तो यहाँ के अनुसार आपका त्रिभुज जो है ए और सी भुजा इस तरह से देखना है और पी आर भुजा ये अनुपात उसके त्रिभुज के, है ना, त्रिभुज के जो क्षेत्रफल है उसके वर्ग मूल के अनुपात के क्या होंगे? बराबर होंगे, है ना, क्योंकि भुजाओं का अनुपात का वर्ग करने पे उसका क्षेत्रफल का अनुपात होता है। तो यहाँ पे उसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है
क्षेत्रफल कितना है 144 और 49, जिसका वर्गमूल आपका कितना हो गया 12/7, यानी भुजाओं का अनुपात आपका कितना निकल गया 12/7। ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अब AC आपको दिया हुआ है कितना, AC है आपका 9 रख दिए। PR जो कि आपको पता नहीं है इक्वल टू 12 कितना 7। सॉल्व कीजिए, ये 3 से कैंसिल हो गया और ये आपका 4 से, ये आपका निकल गया कितना PR इज इक्वल टू 21/4। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो C है। तो आपका आंसर क्या हो गया C नंबर। समझ में आया। आप सभी ये सभी जो त्रिभुज की प्रॉपर्टी है आप हमारे वेबसाइट www.yogyamathsclasses.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसकी क्लास भी हम लोग अलग से लेंगे, बहुत जल्द हम लोग आपको त्रिभुज की सारी प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे, सारे त्रिभुज की कैटेगरी को बतलाएंगे, त्रिभुज की टाइप में उसका अंतःवृत्त, परिवृत्त है ना, ये सभी हम लोग देखेंगे। अंतः कोण क्या होता है, अंतः केंद्र क्या होता है, गुरुत्व केंद्र क्या होता है, इन सेंटर किसको बोलते हैं, ये सभी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए कहता है चक्रीय चतुर्भुज आपको दिया हुआ है ABCD। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है कि एक वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बनते हैं तो ये आपका वृत्त है जिसमें आपका चतुर्भुज बन रहा है ABC और D। अब देखिए AB और DC को बढ़ाए जाने पर E पर मिलती है। AB को आगे की ओर बढ़ा दीजिए और DC को आगे की ओर बढ़ाने पे ये कहाँ पे मिलती है E पर। फिर कहता है कि भुजा AD BC बढ़ाई जाने पर F पर मिलती है। तो इसको बढ़ा दीजिए AD और BC को, ये आपको मिल रही है कहाँ पे F पर। आगे देखिए कोण ADC ये आपको दिया हुआ है 78, ये कोण हो गया आपका 78 डिग्री। फिर BEC ये आपको दिया हुआ है 52 डिग्री। AFB यानी इस कोण का वैल्यू आपको पता लगा। चलिए देखिए ये कोण आपको दिया हुआ है कितना 52, ये एंगल कितना है 78, तो ये थर्ड एंगल कितना होगा 180 में इस दोनों एंगल को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस दोनों एंगल को ऐड कर दिए तो ये हो गया 130, 180 माइनस 30 इज इक्वल टू कितना हो गया 50 डिग्री। तो ये एंगल कितना निकल गया 50 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं कि ये चक्रीय चतुर्भुज में बाह्य कोण जो है उसके सम्मुख अंतःमुखी कोण के बराबर होते हैं। तो ये आपका 50 है, तो ये आपका कितना हो गया, ये भी 50 हो गया है ना। और जब ये 50 है तो उधर वाली भी तो बाह्य कोण है ना, तो ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या होंगे बराबर। इसको यदि नहीं भी निकाले कोई बात नहीं। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में, जैसे कि ये त्रिभुज है, इसका बाह्य कोण इसके अंतःमुखी कोणों के योगफल के बराबर होते हैं। तो ये कोण 1 कोण 2
के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आपका ये कोण जो है इस त्रिभुज के लिए, है ना, ये बाह्य कोण है, तो ये कोण और ये कोण, इस दोनों कोण का योगफल 78 डिग्री होना चाहिए। यानी ये कोण आपका निकालने के लिए क्या करेंगे, 78 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 28 डिग्री। तो आंसर है आपका डी नंबर। समझ में आया? ज्योमेट्री आपको बेहद ही आसान होता है यदि आप उसकी प्रॉपर्टी को जानते हैं, और ये आपको कम से कम टाइम देता है। और इसको लिखकर बनाने की ज़रूरत नहीं है बार बार। यदि आपको सभी प्रॉपर्टी पता है ना, तो आप इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। फिगर आप बना लीजिए और फिगर में ही सारा काम आपको करना है, ताकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे। समझ में आया? अगले प्रश्न के लिए हम लोग चलते हैं। देखिए, कहता है मुद्रित मूल्य पर 21% का छूट देकर पुस्तक विक्रेता ने, है ना, 21% का लाभ कमाया। पुस्तक विक्रेता के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ, कहता है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, जबकि आपको पता ही है कितने प्रतिशत का लाभ कमाया, 21% का। तो यदि क्रय मूल्य आपका 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 121 रुपया। यही आपका आंसर हो गया, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको हमको देख कर क्या करेंगे, इसको देखकर हम टाइम को बर्बादी करेंगे। हमको केवल निकालना है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो यहाँ पे दुकानदार ने कितना परसेंट का लाभ कमाया, 21% का लाभ कमाया। यहाँ तो डायरेक्टली आपको दिया हुआ है। तो दैट मीन्स यदि आपका क्रय मूल्य 100 रुपया है तो 21% का लाभ यानी 21 रुपया का लाभ कमाया, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 121 रुपया। तो आंसर आपका कितना हो गया, सी नंबर। ठीक है, आसान था। अगले प्रश्न के लिए चले। देखिए, कहता है कि x और y किसी नदी पर दो बिंदु है। चलिए, ये दो बिंदु हो गया x y। p और q सीधी रेखा है, x y को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो चलिए x y को p और q 3 बराबर भागों में विभाजित कर देंगे। इसका अर्थ ये हुआ, यदि ये भी एक है तो ये भी एक हो गया, तीनों बराबर बराबर। आगे चलिए, नदी एक्स वाई के समानांतर बहती है। एक्स वाई के समानांतर बहने का अर्थ ये हुआ कि आपको नदी का बहाव जो है एक्स से वाई की डायरेक्शन में, ठीक है, और किसी नाव द्वारा एक्स से क्यू तक, एक्स से कहाँ तक, क्यू तक, यानी बहाव की दिशा में चला। यदि आपका है ए नाव की चाल और बी आपका है धारा की चाल, तो ए प्लस बी किलोमीटर पर आवर हो गया इस डायरेक्शन में आपका चाल, मतलब यहाँ से यहाँ तक। फिर कहता है वाई से क्यू तक यात्रा लगाने में लगने वाले समय का अनुपात कितना है, वो 4 अनुपात। अब ये क्या करता है, फिर इस तरफ आता है अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। फर्स्ट तो ये चला इस डायरेक्शन में और अब ये चल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो चाल है हम लोग जानते हैं नाव की चाल माइनस धारा की चाल, ये हो गया। और दोनों के समय का अनुपात आपको दिया हुआ है कितना, 4:5। कहता है कि धारा की दिशा में नाव की चाल और नदी की धारा की चाल का अनुपात बताना। यानी आपको निकालना है a प्लस बी अनुपात b, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, देखिए कहता है कि समय का अनुपात, तो समय कितना, 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर इधर, यानी 2 किलोमीटर चला। किस चाल से, a प्लस बी की चाल से। तो समय बराबर कुल दूरी बटे चाल। फिर अनुपात, इसके द्वारा समय हो गया y से q तक जाने में, है ना, कितना, 1 किलोमीटर चला।
चाल हो गया a माइनस बी। और इस तरह से ये समय का अनुपात आपको दिया हुआ है 4:5, है ना। तो ये दोनों आपको क्या है, बराबर हो गए। अब यहाँ पे ये इससे गुना करते हैं, मतलब समानुपाती है। तो सॉल्व कीजिए, तो ये हो गया 5 दूनी 10, a प्लस बी इज इक्वल टू 4/a माइनस बी। ये 5 ये 2 से कैंसिल, ये हो गया आपका 5a माइनस 5b इज इक्वल टू 2a और प्लस 2b। यही आपका हो गया 3a इज इक्वल टू 7b। दैट मीन्स a रेशियो b इज इक्वल टू कितना, 7:3। यानी a प्लस b रेशियो b निकालने के लिए क्या करें, 7:3:10:3। आंसर कितना नंबर का हो गया, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, बी नंबर आपका आंसर हो गया। समझ में आया? उम्मीद है ये प्रश्न अच्छे से समझा पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। कहता है कि एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिन लेता है। वैकल्पिक मतलब हो गया अल्टरनेट, है ना, अल्टरनेट डे लेता है। यानी पहले ए करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, फिर बी करता है, इस तरह से। पहले दिन बी कार्य शुरू करता है, चलिए अच्छी बात है। अकेले ए उस कार्य को 24 दिन में करता है ना। तो यदि कार्य इतने दिन में पूरा हो तो बी मूल कार्य का 7/9 भाग करने में कितना दिन लगाएगा, है ना, ये आपको पता लगा। चलिए पहले कौन करता है, बी। तो पहले बी जब कार्य किया, यानी 11/1/3 दिन, है ना, यानी 11 दिन और 1/3 दिन। ठीक है। अब देखिए, पहले ए किया, बी किया, फिर ए किया, फिर बी किया, फिर ए किया, इस तरह से काम हो रहा है। इसका मतलब क्या, ये पेयर में तो काम हो रहा है ना। तो अर्थ ये हुआ कि यदि ये हम लोग 10 दिन में से 5 दिन बी किया, 5 दिन ए किया, दोनों कर लिया, अब फिर किसका नंबर आएगा, अब फिर बी का नंबर आएगा। यानी 11वां दिन कौन करेगा, तो ए करेगा। यानी ए ने टोटल कितने दिन का काम किया, 6 दिन का, है ना। तो ए का 6 दिन का काम हो गया 6 कितना, सॉरी बी काम स्टार्ट करता है ना, तो बी का 6 दिन का काम कितना हो गया, 6/b। अब एक काम करता है, 1/3 दिन और बचा रह गया, है ना। दिन का 1/3वां भाग और किया, कौन किया, ए। बी तो पूरा काम कर लिया 11वां दिन, तो अब कौन करेगा, ए ही करेगा ना। तो ए जो है 5 दिन किया और प्लस 1/3 दिन और किया, यानी ए ने टोटल कितना दिन, 15, 16/3 दिन काम किया, कौन, ए। तो ए के द्वारा 16/3 दिन में हुआ काम हो गया ये। ठीक है। और इस तरह से टोटल काम कितना हो गया, एक काम। जबकि ए के लिए आपको दिया हुआ है कितने दिन, 24 दिन। सॉल्व कीजिए, यहाँ पे 6, बी का पता नहीं है, 16, 3 गुने 24 बराबर 1। 8 से ये 2 बार में, 8 से ये 3 बार में, तो 6/b बराबर आपका ये हो गया 9 में से 2 चला गया, 7/9। अब देखिए यहाँ पे आपको पूछ रहा था बी मूल कार्य का कितना, 7/9 भाग।
तो यहाँ पे तो है 7/9 भाग, तो कितने दिन में किया, तो 6 दिन में। आंसर क्या हो गया, 6 दिन, जो कि आपके ऑप्शन नंबर कितने है, 1 में। ये आपका हो गया आंसर। समझ में आया? अगले प्रश्न के लिए हम लोग चलते हैं। देखिए, समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई दिया हुआ है 13। इसका एक विकर्ण की लंबाई है 24 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। देखिए, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, विकर्ण एक दूसरे को लंब पर काटती है, तो लंब पर समद्विभाजित करती है। यहाँ पे विकर्ण दिया हुआ है 24, तो ये उसका आधा हो गया, और ये भुजा दिया हुआ है 13, तो पाइथागोरस से ये कितना होगा, 5। 5 ट्रिपलेट होता है, 5, 12 और 13, तो ये निकल गया विकर्ण का आधा 5, तो टोटल दूसरा विकर्ण कितना हो गया, 10। हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल होता है हाफ गुने पहले विकर्ण गुने दूसरे विकर्ण, तो मान धरिए हाफ गुने 10 गुने 24, ये आपका 12 से कैंसिल, यानी आपका हो गया कितना, 120, जो कि है ऑप्शन नंबर डी में। तो ये आंसर डी हो गया आपका। अगले प्रश्न के लिए हम लोग चलते हैं। देखिए, इस तरह के प्रश्न में आपको कोशिश ये करना है कि थीटा का मान क्या रखें ताकि आपको इसकी इक्वल हो। अब आपके लिए आसानी ये भी दिया हुआ है कि 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, है ना। चलिए, अब देखिए, 45 डिग्री यदि हम लोग रखते हैं तो ये तो एक चला गया, और ये कॉस बटे साइन आएगा। 45 डिग्री में दोनों बराबर होता है, तो ये एक आएगा, 3 तो नहीं आएगा। 45 डिग्री तो हो नहीं सकता। अब होगा या तो आपका 30 और या आपका कितना, 60, यही दोनों में से कोई। तो यदि हम लोग 60 को रखते हैं, है ना, तो 60 को रखने में हम लोग जानते हैं cos 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है, यदि हम लोग थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री लेते हैं, तो cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया। और cot 60 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो गया, प्लस sin 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, स्क्वायर करेंगे 3/4 हो गया, -1। सॉल्व कीजिए इसको, ये आपका आता है 3। LHS बराबर RHS, यानी 60 डिग्री आपका हो गया थीटा का मान। यहाँ पे आप धर दीजिए 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री आपका हो गया कितना, √3, और प्लस ये हो गया tan 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री आपका हो गया कितना, है ना, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 2/√3। सॉल्व कीजिए, ये आपके हो गया 3 दूनी 5 √3। इसी को आप देखिए ऑप्शन में आपका ऐसा नहीं है, तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए, तो ये आपका हो गया 5√3/3, जो कि है ऑप्शन नंबर आपका किस में, सी में। आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, देखिए, कहता है कि यदि ब्याज की गणना 5 महीने में किया जाता है ना। देखिए, यदि n महीने में आपकी इंटरेस्ट काउंट होता है, तो अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r इंटू n बाय 12 इंटू 100 एंड t इंटू 12/n, जहाँ पे n आपका है मासिक जो भी आपका इंटरेस्ट लिया जा रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पे अमाउंट निकालिए पहले। अमाउंट इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, ये आपको है प्रिंसिपल 1 प्लस आर का वैल्यू आपको दिया है 15, एन का हो गया 5 बटे 12 गुने कितना 100, और ये टी आपको दिया हुआ है कितना 5/4 गुने 12/n का मान 5। ये आपका कैंसिल, ये आपका कैंसिल हो गया 3 8। इसको सॉल्व कीजिए, 5 से 3 से 5 बार में, 3 से ये 4 बार में, 25 25 ये 4 बार में, आपका आ गया 4 चौक 16, यानी 17/16 पे पावर 3, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये आपको आएगा 9826। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपका निकल गया अमाउंट। आपको निकालना है क्या, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अमाउंट में यदि हम लोग प्रिंसिपल को घटा दें तो इंटरेस्ट निकलेगा, तो इसमें आप घटा दीजिए 8192 को, ये हो गया 4, तो 4 तो एक में ही है, यानी ये आपका आएगा 1634। तो आंसर आपका हो गया 1 नंबर, है ना। ये भी आपको देखना है, 4 यूनिट नंबर आया, इसमें नहीं है ये नहीं होगा, इसमें नहीं है ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं है ये नहीं होगा, इसमें है इसलिए ये होगा आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न के लिए हम लोग चलते हैं। देखिए, एक तालिका दिया हुआ है, 5 वर्ष के दौरान कंपनी का निश्चित उत्पादन और बिक्री का, कहता है कि वर्ष में बिक्री उत्पादन के 90% से अधिक होना चाहिए। देखिए, उत्पादन ये है, बिक्री ये है। उत्पादन का 90% यानी एक, यदि हम लोग अनुमान लगाएं तो 12 नमा कितना 108 होता है, तो जब भी ये होना चाहिए 108 से ज़्यादा होना चाहिए, ये तो है आपका कम, तो ये तो है नहीं। दूसरा 14 नमा कितना होता है 126 होता है, तो ये तो आपका है ज़्यादा, है ना, तो ये होगा, ऐसे ही अनुमान लगाना है। फिर ये 14 नमा 126, तो ये तो आपका कम है, तो ये भी नहीं होगा। 15 नमा 135, जबकि यहाँ पे है 145, तो 135 से क्या ये ज़्यादा है, इसलिए ये भी होगा। फिर 16 नमा 144, 144 यानी 144 से तो कम है ये, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा, यानी आपका कौन सा होगा 16 और 18। आंसर है आपका डी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए, इस तरह का यदि आपको टेन में हो या कॉट में हो, है ना, तो थीटा का वैल्यू जोड़ने पे यदि 90 डिग्री होता है तो उसका वैल्यू 1 हो गया, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और कॉट 45 डिग्री का मान कितना 1 होता ही है, तो 1 गुने 1 गुने 1 बराबर कितना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, कहता है कि ये आपको दिया हुआ है, इसको इस पैटर्न में लिखा जाता है, तो a प्लस बी और माइनस सी का वैल्यू निकालना है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x प्लस 2y का होल क्यूब, है ना, माइनस इसको लिख सकते हैं हम लोग 3x माइनस 3y का होल क्यूब, ये हो गया a, ये हो गया b, a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला पे इसको तोड़ दीजिए, तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो ये तो माइनस माइनस प्लस होगा, यानी y जुड़ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 5y माइनस x, ये दोनों घट जाएगा।
फिर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 2x प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3x माइनस 3y का होल स्क्वायर, है ना। फिर प्लस a इंटू बी, तो a इंटू बी, ये दोनों में 2 कॉमन, ये 3 कॉमन, है ना। तो यहीं पे कर लीजिए, देखिए 3 दूनी 6 बाहर ले लेते हैं, तो ये आपका बचता है x प्लस वाई और x माइनस वाई, यानी 6 इंटू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ये 5y माइनस एक्स इंटू इसका स्क्वायर तोड़िए, तो ये 4x स्क्वायर 4y स्क्वायर और 8xy, इसको भी तोड़िए, तो ये 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 3 3 9 दूनी 18xy माइनस 6x स्क्वायर, सॉरी प्लस 6x स्क्वायर और माइनस 6y स्क्वायर। ये तो सेम ही रहेगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब देखिए ये 9 4 13, 13 में प्लस 6 कितना हो गया 19x स्क्वायर। फिर उसी प्रकार से ये 4 9 4 13, 13 में से 6 चला गया, है ना। तो ये आपका हो गया कितना 7y स्क्वायर। फिर ये 18 में से 8 चला गया, ये हो गया माइनस 10xy। अब यहाँ पे देखिए a का वैल्यू हो गया 19, b का वैल्यू हो गया 7 और c का वैल्यू माइनस 10। आपको निकालना है a प्लस बी माइनस सी, तो a प्लस बी माइनस सी निकालिए, ये 19 और प्लस 7 और माइनस माइनस प्लस 10, ये आप सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो गया 36, जो कि है ऑप्शन नंबर आपका सी में, आंसर हो गया आपका सी में। ठीक है, अगले प्रश्न के लिए हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ आपको दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। देखिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं, तो गुना करेंगे तो ये आपका 40 होगा, यहीं पे करना है सारा काम, और 10 से इसको भाग देंगे तो ये आपका कितना आ गया 1/4। तो इसको सॉल्व करने पे मिल गया हमारा 1/4। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में हो गया ये 3, फिर भाग को सॉल्व करेंगे, भाग का प्रक्रिया करेंगे तो ये आपका हो गया कितना 3/2, और ये गुना करेंगे अब तो ये आ गया आपका कितना, है ना, ये आपका आ गया टोटल 9/2। फिर इसमें सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, है ना 40, फिर ये आपका 20 से भाग देंगे तो इसका मान आपका कितना निकलेगा 1/2। फिर ये गुना है, अब देखिए सॉल्व करना है, 1/2 गुने 9/2 और माइनस कितना 1/4, ये आपको मिला, ये आपका हो गया 9/4 माइनस 1/4 यानी 8/4, ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना मिला 2, आंसर है आपका डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं।
देखिए, अट्ठाईस संख्याओं का औसत दिया हुआ है 77। पहली 14 संख्याओं का औसत और अंतिम 15 संख्याओं का औसत ये। इसका मतलब क्या? 14 संख्याओं का औसत ये है और 15वां संख्या जो है 84 है, यही ना? तो चलिए देखिए, 14 गुने 74, ये आपका हो गया कितना? पहली 14 संख्याओं का योगफल। योगफल निकालने के लिए औसत को संख्या से गुना करते हैं, गुना कर दिया। दूसरा, इसको गुना करना है तो इसमें से हम लोग इसको लिखेंगे 14 गुने 84, है ना, प्लस ये तो 14 संख्या हुआ और प्लस 14, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया आपका 15 संख्याओं का योगफल, है ना। ऐसा इसलिए किए ताकि हमको इसको जोड़ने में आसानी हो। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका 14 कॉमन ले लिया सभी में, तो ये आपका बचा कितना? 74 प्लस 84 और प्लस 6, ये ना। अभी ये टोटल कितना हो गया? 14 गुने 164, ये हो गया। यानी ये आपका क्या निकल गया? समस्त संख्याओं का, यानी 14 संख्या और प्लस 15, अंतिम से 15, दोनों का योग। अब 28 संख्याओं का योगफल आपको दिया हुआ था कितना? 77। इसको हम लोग लिख सकते हैं 14 गुने 154 योगफल, है ना। यानी 28 गुने 77, योगफल निकालने के लिए यही करेंगे ना, तो इसमें से 2 इसको दे दिए, तो ये आपका 14 गुने कितना हो गया? इतना। अब देखिए, ये दोनों तो सेम है, इसमें अंतर कितना का रहा? कितने का? 10 का। यानी आपका जो संख्या हो गया 14 में संख्या, वो कितने हो गए? 140, है ना। दोनों का अंतर निकालेंगे, ये तो है आपका जिसमें 14वीं संख्या इंक्लूड है ना इसमें, और इसमें जो है 28 संख्या है, तो 14वीं संख्या इसमें 2 बार गिनाया गया है, तो ये इसके योगफल में इसको घटा देंगे तो आपका बच्चा 14वीं संख्या, जो कि कितना हो गया? 140, घटा दी। अब देखिए, कहता है कि शेष संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, तो शेष संख्या हमारा कितना? शेष संख्याओं का योगफल तो निकालना पड़ेगा ना, तो ये आपका हो गया 14 गुने 154, ये आपका क्या निकल गया? संख्याओं का योगफल। इसमें से 14 गुने 10, ये आपका हो गया, यानी 140 घटा देंगे तो शेष संख्या हो गया, है ना। और इसका औसत निकालना है, तो शेष संख्या कितना बचा? 27, इसका औसत निकाल दीजिए इसमें, है ना, घटा दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपका आएगा डी नंबर, ठीक है। ये आपका हो गया ना, 14 इसमें कॉमन ले लीजिए, ये आपका 154 में से ये चला गया, यानी ये आपका हो गया कितना? 144 बटे कितना? 27। 9 से ये 16 बार में, 9 से ये 3 बार में, है ना। तो 16 चौके 64 और 16, ये आपका हो गया 224 डिवाइड 3, है ना। तो 7 तिया 21 और 4 तिया 12.6666 आते जाएगा, यानी हो गया कितना? सॉरी, 4 तिया 12, है ना। तो ये हो गया आपका कितना? 74.7, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के लिए हम लोग चलते हैं। देखिए, फिर से वही है, हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल का अनुपात उसकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होते हैं,
भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होते हैं, जबकि दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। तो यहाँ पे समरूप दिया हुआ है, तो इसकी भुजाओं का अनुपात कितना हो गया, 8 और 9। आपको दिया हुआ है त्रिभुज की माध्यिकाएं, और माध्यिकाओं के अनुपात के भी बराबर होते हैं, है ना। तो माध्यिकाओं के अनुपात के भी वर्ग के बराबर होते हैं उसके त्रिभुज का अनुपात। तो माध्यिका का अनुपात कितना हमारा हो गया, AD बटे 10.8। ये 9 से आपका 12 बार में यानी 1.2 बार में कैंसिल हो गया। तो AD इज इक्वल टू कितना हो गया, 9.6। आंसर हो गया आपका कितना, ए नंबर 9.6, है ना। इसको लिखेंगे कि माध्यिकाओं का अनुपात यानी ये इसका वर्ग जो है उसके क्षेत्रफल का अनुपात यानी 64 और 21 के बराबर। अब सॉल्व कर देंगे इसको, ये आपको निकल गया इतना। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। देखिए आपको दिया हुआ है x + 1/x, तो आपको निकालना है इसका वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला होता है x² + 1/x² इंटू x³ + 1/x³ माइनस x + 1/x, यदि आपको x + 1/x दिया होगा। ठीक है, बस यहाँ पे सॉल्व कीजिए। स्क्वायर निकालने के लिए a² - 2 करते हैं। यदि आपको x + 1/x = दिया हुआ है a, तो x² + 1/x² निकालने के लिए हम लोग a² - 2 करते हैं, और x³ + 1/x³ निकालना है तो a³ - 3a करते हैं, है ना। बस यहाँ पे सॉल्व कीजिए। तो ये आपका हो गया x² यानी 16 - 2, फिर a³ - 3a। a³ आपको दिया हुआ है यानी 64 माइनस कितना, वैल्यू पुट कीजिए 3a यानी 4 तिया 12 माइनस x + 1/x जो कि आपको दिया हुआ है 4। ये आपका हो गया 14 और ये आपका 52। तो 14 गुने 52 माइनस 4, 14 गुनी 52, 14 दूनी 28, 14 × 25 70 यानी 700 इतना माइनस 4, यानी आपका आंसर हो गया कितना, 724, डी नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखें। देखिए इस दोनों में आपको कॉस कॉमन ले लीजिए, कॉसेक। तो कॉसेक थीटा कॉमन ले लीजिए, तो आपका क्या बचा, एलसीएम भी ले लीजिए आप। एलसीएम लेने पे ये आपका आएगा 2 कॉसेक थीटा, है ना, डिवाइड एलसीएम लेंगे a + b a - b, तो ये हो गया a² - 1 और माइनस tan² थीटा। ये हो गया आपका 2 cosec² थीटा डिवाइड बाय cosec² थीटा इक्वल टू cot² थीटा माइनस tan² थीटा। अब देखिए 1/10 cot² थीटा इज इक्वल टू tan² थीटा होता है, तो दोनों में tan² थीटा नहीं, इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 इंटू ये 1/, ये डायरेक्टली देखिए आप, क्या cosec² थीटा बाय cos² थीटा, है ना। यदि हम लोग सॉल्व करेंगे 1/, और ये cos वैसे हैं तो ये केवल सेक आएगा ना, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 इंटू sec² थीटा। सॉल्व कर लीजिएगा आप इसको, माइनस tan² थीटा। इसी को आप लिख सकते हैं sec² थीटा प्लस sec² थीटा माइनस tan² थीटा। इस दोनों में sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं 1 होता है, तो ये आपका हो गया sec² थीटा प्लस 1, जो कि है ऑप्शन नंबर आपका किसमें, यहाँ तो ऑप्शन
इसमें कहीं पे मिस्टेक है, ये आपका प्लस होगा, है ना। तो ये आपका हो गया सी नंबर। तो यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक है, तो ये आपका हो गया, ये प्लस होगा यहाँ पे, तो ये आपका आंसर हो गया सी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, कहता है कि 140 वस्तु को 140 रुपये में 15 की दर से कुछ फल खरीदता है, और उतने ही फल 120 रुपये में 10 की दर से खरीदता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 140 में 15 की दर से उसने खरीदा, तो 5 से आप इसको यदि हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो यानी 3 फ्रूट्स का जो कॉस्ट है ना, ये CP है। 3 फ्रूट्स के लिए कितने रुपये होंगे? 28 रुपये, है ना। 5 से इसको भाग दे दिए, इसको भी 5 से सॉरी 5 से भाग दे दिए। फिर देखिए, फिर कहता है कि 120 में 10 की दर से खरीदता है। उतने ही फल, तो इसका अर्थ ये हुआ कि 1 रुपये में कितने? 12। तो 1 रुपये सॉरी 1 फल का कितना कीमत हो गया? 12 रुपये। तो 1 फल की 12 रुपये हो गए, तो 3 फल की कीमत जो हो गई वो कितने रुपये? 36 रुपये हो गए, क्योंकि उतने ही खरीदते हैं ना। तो यहाँ पे 3 फल हम लोग इसको खरीदा है, तो दूसरे में भी 3 फल इसको खरीदा है, तो टोटल कितने रुपये होंगे? 6 फल होंगे, और 6 फल की कीमत आपको कितना हो गया? ये 64 रुपये। यानी 6 फल आपको 64 रुपये में करता है, और 132 रुपये प्रति दर्जन की दर से वह बेचता है। यानी SP जो है वो आपका क्या है कि 1 दर्जन को 32 रुपये, 132 रुपये। तो यहाँ पे 1 दर्जन को आप बेच दीजिए। 1 दर्जन को कितने में बेचें? 2 से गुना करेंगे, ये आपका 128 रुपये। जबकि 1 दर्जन का आपको SP जो है वो कितने रुपये का है? 132 रुपये। तो ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। आपको प्रॉफिट कितने रुपये का हुआ? 4 रुपये का। कितने में? 128 रुपये क्रय मूल्य गुने 100। बस सॉल्व कीजिए, ये आपका आ गया आंसर। कितना इसको सॉल्व करने पे? तो सॉल्व करेंगे, ये आपका 4 से कैंसिल हो गया, 4 से 32 बार में, ये आपका 25, ये आपका 8, यानी 3/1/8, ये आपका आंसर होगा। इस तरह की किसी भी सवाल को, चूंकि यहाँ पे दोनों में बराबर खरीदना था, तो यदि हम पहले में 3 फल खरीदें तो दूसरे में 3 फल ही खरीदना है। पहले में 1 तो दूसरे में भी 1 खरीदना है। तो यहाँ पे ये 15 खरीद रहा है, ये 10 खरीद रहा है, तो दोनों को बराबर करना होता है। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे आपको दिया हुआ है तालिका में 6 महीने के दौरान डीलरों द्वारा बेची गई कारों की संख्या। अब कहता है कि जुलाई 2018 में, है ना, 2018 में डी द्वारा, तो डी ये है ना, कारों की बिक्री में उतने प्रतिशत ही बढ़ी है ना, जितनी जून 2018 में पिछले मंथ की तुलना में बढ़ी थी। देखिए, जुलाई में, यानी इसके बाद क्या हो? जुलाई में आपको डी का निकालना है। कहता है कि उतनी ही प्रतिशत वृद्धि हुई, जिसमें ये,
600 से 780 हुआ, इतनी ही प्रतिशत की वृद्धि आगे भी हुई। तो पहले जानेंगे कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो वृद्धि पहले हम लोग देखेंगे, तो वृद्धि हो गया 180 रुपये का, किसमें 600 में गुने 100, यानी कितने प्रतिशत की 30% की वृद्धि हुई। तो 780 रुपये में भी 30% की वृद्धि होगी, तो वो जुलाई मंथ का डी का निकल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये जीरो कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये आपका 8 दिया 24, एक में ही ये आपका 4, यानी आपका आंसर कितना होगा बी नंबर। इसको गुना करने पाएगा 1014। ठीक है, ये देखना अनिवार्य है। एक यूनिट नंबर को गुना करेंगे तो एक यूनिट नंबर पे तो वही आएगा ना, 8 3 24, इसमें 4 नहीं है, ये नहीं हो सकता, इसमें 4 नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, इसमें भी 4 नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, तो होगा क्या, यही ना। अगला देखिए, ए की आय बी की आय से 45% अधिक है। ऐसे प्रश्न के लिए पहले तो रेशियोज आप निकाल, ठीक है। कहता है बी से, तो बी को मान लीजिए 100, ए का हो गया कितना 45% अधिक, तो सी का कितना होगा, देखिए सी का कह रहा है ए और बी की आय के योगफल से 60% कम, तो ये दोनों का योगफल कितना हो गया 245, 60% कम यानी 40% ही है ना। इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका आएगा 98, ठीक है, तो सी का निकल गया। अब डी का कितना है, डी का जो है सी की आय से 20% अधिक है, यानी 98 से 20% ज़्यादा। इसको सॉल्व कीजिए, ये आपका आएगा इतना। तो डी का पता लग गया, सी का पता लग गया। अब कहता है यदि बी और डी की आय के बीच का अंतर आपको दिया हुआ, इस दोनों में अंतर देखिए कितना का है 17.6, है ना। तो सी की आय ज्ञात करें, तो 17.6 बराबर आपको दिया हुआ है कितना 13200, तो आपको निकालना है किसका सी का है कितना 98, तो 98 बराबर क्या होगा इतना गुने 98 बटे 17.6, और चूंकि 100 पे ये कर रहे हैं ना इसीलिए 100। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे ये आएगा 00, तो आपका आंसर होगा डी नंबर। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। चलिए हम लोग देखते हैं, कहता है कि जब इसमें प्रत्येक में से कुछ घटाया जाता है तो क्रम जो है समानुपातिक हो जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ 19 में क्या घटा है और 28 में जो घटा है ये बराबर हो जाता 55 - x और 91 - x के, है ना। तो यदि आप एक एक करके, इसमें सबसे अच्छा रहेगा ऑप्शन को पुट करके देखिए, है ना। तो यदि आप 5 धरते हैं तो ये आपका 14, ये आपका 23 कटेगा नहीं, है ना। ये आपका 50 और ये आपका कितना आएगा 86। तो यदि हम धरते हैं मान लीजिए 7, है ना, ये आंसर होगा आपका। तो ये आपका हो गया 7 12 21, इसको भी 7 यदि घटाएंगे तो ये आपका 48, और ये 7 घटाने पे आएगा आपका 84, है ना। तो ये 12 का 4 गुना, एक इसका 4 गुना, यानी रेशियो सेम है, रेशियो सेम है, तो आंसर आपका होगा कितना नंबर 7 नंबर, ठीक है। अगला देखिए, आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप क्यू कीजिए, तो ये आपका हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू
प्लस 3ab इंटू a प्लस बी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4, है ना, बराबर आपका हो गया 64। ये आपका हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू जिसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, और प्लस 3 इंटू, अब देखिए एक्स वाई, इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आपका क्या देता है ना, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 16/15। यहाँ पे इसका वैल्यू आपको पता था, इसका वैल्यू आपको कितना है 4, एक्स वाई इज इक्वल टू 16 ये 4 से कैंसिल हो गया, यानी एक्स वाई बराबर कितना 15/4। यहाँ पे पुट कर दीजिए 15/4 इंटू 4 इज इक्वल टू 64। ये 4 कैंसिल हो गया, ये 15×3 = 45, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 64 माइनस 45। ये आपका हो गया आंसर कितना 19। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। देखिए 5 अंकों वाली संख्या है जो कि 3, 7 और 11 से विभक्त है, तो आपको ये अंतर बताना है क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 11 से विभक्त होने के लिए इसका योगफल बराबर होना चाहिए, यानी 6 + 6 + y इज इक्वल टू होना चाहिए 7 + x का। 12 में से 7 चला गया 5, यानी x - y इज इक्वल टू कितना निकल गया 5। आपको पता चल गया अंतर जो है कितना है 5 का। दूसरा 3 से विभक्त होना चाहिए। 3 से विभक्त होने के लिए योगफल 3 से विभक्त होना चाहिए, यानी 6 + 7 + 6 x + y, ये 3 से विभक्त होना चाहिए। ये हो गया आपका 12, 7, 19। अब क्या रखिए ताकि 3 से विभक्त हो जाए, तो यहाँ पे आप 3 से विभक्त होने के लिए आप इसको 19 में क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो आपका 21 पूरेगा। लेकिन x + y 2 और यहाँ पे x y बराबर दोनों का अंतर 5 है, तो 2 तो कभी पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए 2 तो नहीं रख सकते। यदि आप इसमें, है ना, इसके ऑप्शन के अनुसार से यदि हम लोग चलते हैं, नहीं ऑप्शन को छोड़ दीजिए, अपने मन से आप इसमें देखिए क्या रखिएगा, है ना। 2 के अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 रख सकते हैं। 19 और 4, है ना, कितना होगा 5 रखिए, है ना, 3 से विभक्त होना चाहिए ना, 19 × 5 = 24। अब देखिए अंतर आपका 5 है और योगफल भी 5, ये भी पॉसिबल नहीं है ना। इसी तरह से 5 के बाद 8 रख सकते हैं, तो 8 आप रख सकते हैं। फिर सॉल्व भी देखना भी है कि ये आपका 7 से विभक्त भी तो होना चाहिए, है ना, तो 8 रख सकते हैं आप, फिर 11 रख सकते हैं, फिर 14 रख सकते हैं, इस तरह से आप रख सकते हैं। तो 8 रखने पे जो है ये 7 से विभक्त जो है नहीं देगा, है ना, तो आप 11 रखिए, ठीक है। यदि आप x + y = 11 रखते हैं तो ये आपका हो गया 2x = कितना 16, ये x = कितना आएगा 8, और y = कितना मिलेगा, y = आपको मिलेगा, दोनों का अंतर कितना है 5, y बराबर कितना मिलेगा 3। अब यहाँ पे यदि आप रखते हैं वैल्यू तो यही 7 से विभक्त हो जाएगा, है ना, ये भी आपको चेक करना था ना। तो अब आपका निकालना था ये, तो आपका अब संख्या जो हो गया वो 6, 7, 6, 8 और 3, 7 से देखिए ये भाग होता है, 7 से भाग करेंगे 9 × 7 = 63, है ना, ये आपका हो गया 7 × 6 = 42, 7 × 6 = 42, 9 × 7 = 63, है ना, पूर्णतः विभक्त हो रहा है, तो आपका यही सटीक है, ठीक है। अब देखिए
एक्स का वैल्यू पता चल गया, वाई का वैल्यू पता चल गया, आपको निकालना है इसका अंतर। तो सॉल्व कीजिए। 8 दिया कितना 24 माइनस 5 दिया 15, दोनों का अंतर कितना है 9। आपका आंसर जो है वो कितना आ गया 9, ए नंबर। ठीक है, अगले प्रश्न के लिए हम लोग चले। देखिए कहता है कि वर्ष 2018 के पहले 6 माह के दौरान आपको दिया हुआ है डीलरों द्वारा बेची गई कारों की संख्या। अब कहता है कि जनवरी अप्रैल और जून में डीलर बी द्वारा जनवरी अप्रैल है ना और जून जून ये यानी कितना 600 और ये 6 5 11 11 6 17 यानी टोटल हो गया 1800। ठीक है, फिर देखिए कुल संख्या निकल गया। मार्च में डीलर ए और डी द्वारा, मार्च ये हो गया डीलर ए और डी द्वारा, ये कितना हो गया 8 2 10 और फिर 2 2 4 1 5 और ये 6 7 13 1 14, सॉरी 13 बचा ही नहीं था। तो इसका रेशियो आपको पता लगाना है। ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, 5 से इसको काटिए या 15 से ही काटिए, ये 12 बार में, ये 15 से 9 बार में, ये 3 से 4 बार में, ये 3 से 3 बार में, यानी रेशियो आपका क्या आया 4:3। ये आपका हो गया आंसर। अगला देखिए कहता है कि 21 सेंटीमीटर जीवा है और 25 सेंटीमीटर व्यास वाली वृत्त खींची है। केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी आपको पता लगाना है। चलिए पहले फिगर बनाते हैं इसका। ये आपका है वृत्त, एक जीवा है ना, और एक व्यास है। ये आपका है व्यास और ये आपका है जीवा। केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी यानी ये आपको पता लगाना। ठीक है, जबकि त्रिज्या आपको दिया हुआ है, व्यास है 21 तो त्रिज्या आपको कितना हो गया 21/2 और व्यास है आपका व्यास 25 है तो त्रिज्या हो गया 25/2। जीवा की लंबाई 21, तो लंब की यदि खींचते हैं तो जीवा को विभाजित करेगा, तो ये आपका हो गया 21/2। आपको निकालना है लंब, तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधा स्क्वायर बराबर लंब, यानी डी निकालने के लिए क्या √25/2 का होल स्क्वायर और माइनस 21/2 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी होगा, तो 25 और 21 कितना हो गया 46/2 और दोनों को एक बार घटा देंगे तो 4/2, 2 दूनी 4 कैंसिल हो गया, यानी अंडर रूट कितना 46। ये आपका आंसर हो गया √46 यानी बी नंबर। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन आपको एसएससी के सीजीएल एग्जाम के पीटी में वर्ष 2020 के सीजीएल एग्जाम का पीटी में पूछा गया था, जो कि एग्जाम हुआ था 13/8/2021 को। तो ये सारे 25 क्वेश्चंस आपको आए थे, है ना। उम्मीद है कि ये 25 क्वेश्चंस आपको आसान लगे होंगे। कुछ क्वेश्चंस इसमें समझने वाले भी थे, जिन्हें पता है तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, उनका बहुत आदर करते हैं हम। और जिन्हें नहीं पता है शायद वो कुछ सीखे होंगे इस वीडियो से। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप लोग यदि इसके सॉल्यूशन से कुछ भी सीखे हो तो हमारे लिए यही बड़ी बात है। सबने निवेदन सभी से है कि आप सभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को शेयर करें।
आगे हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चंस को लेके आएंगे और उसमें कुछ ट्रिक्स भी आपको देंगे और बहुत ही जल्द ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज़ को भी हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।